जैसे कि आप जानते हैं कि आज अगर हर जगह जहां आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में भीड़ ही भीड़, हर जगह बीमारी ही बीमारी, कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता ही रहता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है फूड। जी हाँ दोस्तों, इन बीमारियों का, इन परेशानियों का सबसे बड़ा रीज़न है फूड। पहले के ज़माने में लोग कम खाने की वजह से मरते थे, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादा खाने की वजह से लोगों की डेथ होती है। आज भले ही हमें ग्लोबली हर चीज़ की नॉलेज हो गई है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, लेकिन आज हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, आज हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें अपनी बॉडी के बारे में छोटी-छोटी बातों का ही पता नहीं होता। इतने बड़े बेव टाइप के हम बेवकूफ़ आज बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अगर आपको सिर्फ़ एक नॉलेज है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये सिर्फ़ एक जानकारी आपको सभी बीमारी से दूर कर सकता है। तो आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी जानकारी लेनी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आज इस वीडियो में जानेंगे एक छोटी-सी जानकारी जिसके आप अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा जवान एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको रीज़न बताया वो है ये फूड। ये जो फूड है, इस फूड और इसके प्रोसेस के 3 डायमेंशंस होते हैं। फूड के इसके प्रोसेस के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन है इंजेशन, यानी कि खाना, खाना खाना उसको बोलते हैं इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन, यानी कि उसको पचाना। और तीसरा होता है एक्सक्रीशन, यानी कि उसको निकालना, मल त्याग करना। तो ये जो हमारा सिस्टम है, अगर ये आपको छोटा सा समझ में आ गया तो समझिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। ना आप बीमार पड़ेंगे, ना ही आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी। हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन की, यानी कि खाने की। खाने में हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि हमें कब खाना है और दूसरा हमें कितना खाना है। हमेशा ध्यान रखिए, खाना तभी है जब हमें भूख लगे। अगर हमें भूख नहीं लग रही तो हमें नहीं खाना है। और कितना खाना है, जितना हमारी भूख है उसका 75% खाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आयुर्वेद के हिसाब से 1/3 खाना हमें अपने भोजन में रखना चाहिए, यानी कि जितनी हमें भूख है उसका 1/3 ही खाना चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपने 66% से 76% तक अगर आपने खाना खाया तो फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं बताऊं ना आपको, तो ये छोटी सी बात हमें नहीं पता, हम इतने बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन हमें ये छोटी सी बात नहीं पता। लेकिन ये जो एनिमल हैं, जो कि जीव जंतु पक्षी हैं, इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्हें कब खाना है और कितना खाना है। अब खाने के बाद हम बात करते हैं डाइजेशन की, यानी कि पचाने की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, पचाना। खाना बड़ा आसान है लेकिन पचाना आसान नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाने का मन नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी है तो भी हमें खाना है, अगर हमारे सामने बहुत अच्छा खाना पड़ा है तो भी हमें खाना है, दोस्त यार आगे किसी ने कुछ बोल दिया तो भी हमें खाना है, पेट भरा हुआ है, मन नहीं कर रहा लेकिन अच्छा लग रहा है तो भी हमें खाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में डॉग है या कैट है, तो आप उसको देखोगे कि जब उसका पेट भरा होता है तो आप उसके सामने कुछ भी रख दो, वो बिल्कुल भी नहीं खाता। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, ये जानवरों से भी क्या गुजरा हो गया, उसको समझ ही नहीं है। वो इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ़ हो चुका है, उसको समझ ही नहीं है अपनी बॉडी के बारे में ज़रा सा। और तभी वो जाके डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के आगे नाक रगड़ते हैं, पैर रगड़ते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल ही उनके भगवान हो गए हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, अगर वो खुद नहीं जानते तो इन जानवरों से बहुत आसानी से वो लोग सीख सकते हैं। क्योंकि इंसान को तो क्या करना चाहिए, दोस्त यार ये पार्टी है तो उसे खाना ही खाना है। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं और वो है एक्सक्रीशन, यानी कि बाहर निकालना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बाहर निकालना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं उसका एक वेस्टेज तैयार होता है, जिसको हम वेस्टेज बोल सकते हैं, टॉक्सिन बोल सकते हैं। वो हमारी बॉडी में खाने के बाद तैयार होता है। तो ये जो और वेस्टेज है, ये जो टॉक्सिन है, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बॉडी को डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जिस तरीके को अपनाकर आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक टू ईट। फास्टिंग का मतलब ब्रेक टू ईट, यानी कि खाने को आराम देना, खाने को बंद करना, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके, ताकि आपकी बॉडी क्लीन हो सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में
हर धर्म में फास्टिंग के रूल्स बने हुए हैं, फास्टिंग के नियम बने हुए हैं। अगर हम उसको अडॉप्ट करें, ठीक से करें, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। तो फास्टिंग में सबसे पहले क्या है, फास्टिंग का मतलब सिंपली खाना पीने को मना करना। फास्टिंग क्या है, सिंपली खाने पीने को मना करना। तो आप ना कुछ खाएंगे और ना पिएंगे। अब फास्टिंग में दो चीज़ आती हैं कि फास्टिंग कब करना है और फास्टिंग कैसे करना है। अक्सर जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसमें होते हैं कि फास्टिंग कब करना है और फास्टिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फास्टिंग करना कब है। फास्टिंग आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं। फास्टिंग आप फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार आप फास्टिंग कर सकते हैं। तो आप शुरुआत फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन में एक बार के फास्टिंग से कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम किस दिन फास्टिंग करें, अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एकादशी का व्रत होता है। तो ये जो एकादशी आती है ये महीने में 2 बार आती है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट डे टू कीप फास्ट। इस दिन आप को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एकादशी हर महीने 2 बार आती है, उस 2 दिन को आप ये फास्टिंग रख सकते हैं। तो फास्टिंग सब दूसरा है। अब फास्टिंग करना कैसे है, आपको कब करना है ये तो डिसाइड हो गया कि हमें महीने में 2 बार शुरू जो करना है, हमें महीने में 2 बार करना है, बाद में इसको वीकली लेकर जाना है। तो महीने में 2 बार कब करना है, एकादशी के दिन। एकादशी के दिन फास्टिंग करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि फास्टिंग कैसे करना है। फास्टिंग करने के सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो करना चाहिए, वो है कि उस दिन हमें वाटर, लेमन वाटर, हनी मतलब शहद का पानी, पानी में शहद ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं, या नारियल पानी भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन ये आसान नहीं है शुरुआत करना। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत करने के लिए हम शुरू करते हैं फास्टिंग को फलाहार से। यानी कि उस दिन आपको फूड, अन्न नहीं खाना है, उस दिन सिर्फ आपको फलाहार यानी कि फल खाना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फल नहीं खाने, उतने फल खाने हैं ताकि आपको एनर्जी थोड़ी मिल सके और आप बेहोश ना हो जाएं। तो आपको सिर्फ उतने ही फल खाने हैं। ये नहीं कि आपको पता लगा आज फास्टिंग है तो आपने पता लगा 1-1, 2-2 किलो फल खा लिए। इससे आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। जितना कम खाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप फलाहार पे रह सकते हैं और नींबू पानी, नारियल पानी और शहद का पानी या सिंपल पानी पीकर आप रह सकते हैं। बहुत लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि फास्टिंग पे हमें बड़ी एनर्जी नहीं आती है, फास्टिंग में हमारा बहुत सारी वेट लूज़ होता है और फास्टिंग हमें कमज़ोर करती है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि 60 to 7% जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है सनलाइट से, एयर से और वाटर से। जी हाँ, 60 to 7% जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है सनलाइट से, एयर से और वाटर से। केवल 30 to 40% जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है फूड से। तो अगर कोई ये सोचता है कि व्रत रखने से उसे कमजोरी आ जाएगी, अगर वो नहीं खाएगा तो वीक हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है। इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें तो अच्छा है, आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि व्रत हमारे देश का बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ एक संस्कृति है जो चलती आई है। व्रत रखने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और ख़ासकर हमारे धर्म में जो हमारी घर की औरतें हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से अब तक संपन्न करके रखा हुआ है। लेकिन आपको सुनकर हो सकता है कि शायद ताज्जुब हो कि इस फास्टिंग के लिए जापान के साइंटिस्ट जो हैं योशिनोरी ओशुमियो, इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला है 2016 में फास्टिंग के लिए। इन्होंने फास्टिंग के ऊपर एक शोध किया और इन्होंने बताया कि फास्टिंग से कितने फ़ायदे हैं। इसके लिए इन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होता है। अब इन्होंने क्या शोध किया वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया कि फास्टिंग से जो हमारे सेल्स होते हैं वो रिसाइकिल और रिन्यू होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर जिसकी किडनी खराब है, क्यों खराब है? क्योंकि किडनी के सेल्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं। उनको हार्ट में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहाँ की सेल्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं। हमें बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि बॉडी के सेल्स जो हैं वीक होने लगे हैं। तो सेल्स का इतना बड़ा रोल है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी के सेल्स रिसाइकिल होते हैं या रिन्यू होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक वो प्रोसेस है जिस ये प्रोसेस हमारी बॉडी के सेल्स को रिन्यू करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करता है, रिसाइकिल करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। ये जो फास्टिंग है ये इस ऑटोफेजी को एक्टिवेट करता है। जी हाँ, ये जो फास्टिंग है ये इस ऑटोफेजी को एक्टिवेट करता है। यानी कि अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ और यंग रहेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि इसको अपना के एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी चीज़ है जिसको अपना के आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है फास्टिंग। जी हाँ, तो आज से आप शुरू कर दीजिए, आज से ही प्लान कर दीजिए। एकादशी को देखिए कि एकादशी कब है, एकादशी को की शुरुआत आप करिए। और जैसा कि इन्होंने भी ये शुरुआत कर दी है, तो इसलिए अगर आप भी रेडी हैं तो जल्दी से इस शुरुआत को कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे दोनों चैनल मानस टॉक और समर्थ मानस इस पर बने रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी आपको जल्दी ही देने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को बिना डॉक्टर, बिना हॉस्पिटल, बिना दवाइयों के केवल सिंपल फूड से और थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करके आप हमेशा यंग रह सकते हैं, आप हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं बिना बीमारियों के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आप कब से फास्टिंग शुरू कर रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा हुआ, उसको भी ज़रूर लिखें, क्योंकि ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है कि आप इसको 8 वीक्स, 8 हफ्ते करके देखिए, आपके अंदर ज़बरदस्त चेंजिंग होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्दी मिलता हूँ एक नई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ, ताकि हम और आप हमेशा रह सकें स्वस्थ। तब तक नमस्कार।